मेरी हर एक वीडियो में इवन मैं लाइव आती हूँ तो भी सबका यही क्वेश्चन होता है, मैंने बैंक और एसएससी को कैसे मैनेज किया साथ में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंड ये टोटली जो भी मैं बताने वाली हूँ सब पूरा मेरा एक्सपीरियंस है। एंड आई फील कि हर एक बंदे की अपनी पर्सनल जर्नी होती है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो भी चीजें मैं बताऊंगी इस वीडियो में वो टोटली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है एंड मेरी कैपेबिलिटीज है उनके बेसिस पे है। इसमें मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे मैनेज किया एसएससी एंड बैंकिंग साथ साथ में। एंड आई होप ये आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प करे और मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो तब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड देन उसके एक साल बाद लाइक 1 या 1.5 ईयर्स के बाद मैं सीजीएल पे शिफ्ट हुई एंड तब मुझे आइडिया लगा कि ओके ऐसा एग्जाम है, एसएससी कंडक्ट करवाती है सीजीएल नेम का। एंड फिर मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट किया क्योंकि मैं पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे लिए सीजीएल की प्रिपरेशन उतना टफ नहीं था। वैसा नहीं था कि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बहुत मतलब मेरा फाउंडेशन वीक है, मेरा फाउंडेशन तब तक बन चुका था। इसलिए जो जीएस के सब्जेक्ट्स है और वो सारी चीजें हैं वो सब मुझे पहले से मतलब पता था कि हाँ मैं पढ़ के आई थी। तो मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 1-2 साल तक सीजीएल के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी पर्टिकुलरली। बैंकिंग का तो मेरा कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था कभी, क्योंकि वही पर्सपेक्टिव और वही जो हमें सुनने को मिलता है कि बैंक की जॉब बहुत हेक्टिक होती है, बैंक की जॉब में बहुत वर्कलोड ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों की वजह से मेरा कभी बैंकिंग में था भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं था और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बैंक की एग्जाम्स दूंगी। बट फिर भी मेरे मतलब बहुत सारे नोन में थे। मेरी मम्मी थी, बहुत बार बोला है मेरी मम्मी ने कि तू बैंक के एग्जाम क्यों नहीं देती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सबको बिलीव था कि बैंक का एग्जाम मैं दूंगी तो मेरा हो जाएगा। रीजन मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, बट मैंने कभी बैंक का एग्जाम फिल नहीं किया। तो मैं एसएससी की प्रिपरेशन करते रही, वही अपना एसएससी का सिलेबस कवर किया मैंने। एंड देन 2024 का मैंने एसएससी का अटेम्प्ट दिया, प्री क्लियर हो गया, मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। 2025 में अगेन मैंने सोचा कि मैं सीजीएल दूंगी, सीजीएल के लिए अपेयर होंगी। इसके बीच में मैं एसएससी के दूसरे एग्जाम्स भी फिल कर रही थी। मतलब मैंने जीडी एक बार दिया है, एसएससी जीडी फिजिकल में रह गई थी, और मैंने एसएससी सीएचएसएल अभी 2025 में ही फिल किया था। एंड सिलेक्शन फेज का भी मुझे इस साल ही, मतलब अभी जो पीछे 2025 गया उस साल में ही पता चला कि सिलेक्शन फेज करके भी कोई पोस्ट आती है और ऐसे कोई एग्जाम होता है। बट फिर लास्ट ईयर सबसे पहला जो मेरा एग्जाम हुआ वो था सिलेक्शन फेज का, फेज 13। तो फेज 13 का एग्जाम देने के बाद जो सारी चीजें हुई वो तो सबको ही पता है पूरी, जो टॉप पे न्यूज में चल रहा था एसएससी हेडलाइंस में। क्योंकि एक तो एडिक्वेटी आ गई थी, पैटर्न चेंज हो गया था, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट आया था, और वो सारा जो सीन हुआ था क्रिएट, उसकी वजह से मेरे भी मतलब सारे स्टूडेंट्स की जैसे मेरे मन में भी डाउट था कि क्या होगा। तो मेरे दिमाग में था कि सीजीएल में ये सारी चीजें हो गई तो मैं एक और साल अपना नहीं कर सकती इन्वेस्ट, कि मैं एक साल पूरा फिर से प्रिपरेशन कर रही हूँ और फिर से सब चीजें शुरू से कर रही हूँ। फोमो की वजह से मैंने फिर बैंक की तरफ शिफ्ट कर लिया। मैंने सोचा कि मैं बैंक का एग्जाम भी फिल कर देती हूँ, ऐसे बैकअप ऑप्शन रहेगा। तो मैंने 2025 में बैंक का एग्जाम भी फिल किया। जो मैंने फर्स्ट बैंक का एग्जाम फिल किया था वो था एसबीआई का। एंड साथ साथ में उस टाइम पे ओआईसीएल का भी फॉर्म निकल गया था। मतलब एसबीआई के फॉर्म्स के कुछ टाइम बाद ओआईसीएल की नोटिफिकेशन आउट हो गई थी, तो तब मैंने ओआईसीएल का भी फॉर्म फिल कर दिया। मैंने आईबीपीएस भी सोचा था कि मैं फिल करूंगी, बट मैंने वो, हाँ फॉर्म मैंने फिल किया था आईबीपीएस, बट मैं एग्जाम दे नहीं पाई। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मेरे को आइडिया नहीं था बैंक के एग्जाम्स में क्या होता है क्या कुछ। बट मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जो बैंकिंग एस्पिरेंट रहे हैं, जो बैंक में अच्छा कर रहे हैं। मैंने एसबीआई फिल किया था क्योंकि एसबीआई में ये था कि आप जिस मर्जी रीजन से भर सकते हो, बट आपको जरूरी नहीं है कि आप उस स्टेट में जाके एग्जाम दो, आप अपने जहां आपकी प्रेफरेंस है आप वहां से एग्जाम दे सकते हो। तो मैंने ये सोच के एसबीआई भी फिल कर दिया। एंड मैंने पूरा चेक किया कि कहाँ मेरी वैकेंसी ज्यादा है और कहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम जाती है जिसको मैं क्वालिफाई कर पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नई नई प्रिपरेशन में थी तो मेरा लेवल इतना अच्छा नहीं था कि मैं बच्चों की तरह 95, 96 इतना स्कोर कर पाऊँ। तो वो सब चीजें ध्यान में रख के मैंने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया। इससे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैंने कौन से रीजन से फिल किया है, तो वो मैं अभी नहीं रिवील करूंगी। वो मैं जब मेरी डीवी हो जाएगी, वो प्रोसेस होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से फिल किया है फॉर्म। सो मैंने एसबीआई का फॉर्म फिल कर दिया एंड मैंने उसके बाद आईबीपीएस भी फॉर्म फिल कर दिया। बट आईबीपीएस मैंने दिया नहीं, क्योंकि आईबीपीएस में क्या था, आपको उसी जगह पे जाके एग्जाम देना पड़ता जहां से आप फिल कर रहे थे। आईबीपीएस एमपी से फिल किया था, बट जब एडमिट कार्ड आया तो मैं एग्जाम देने गई नहीं। और इसके बाद क्या हुआ, अभी तक मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, मैं एसएससी की ही प्रिपरेशन कर रही थी और मैं एसएससी के ही मॉक दे रही हूँ। जब मैंने फॉर्म बैंक के फिल किए तो मैंने क्या किया, चलो सिलेबस को थोड़ा एनालाइज करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे पता चला कि ओके ठीक है, ये सिलेबस है और ऐसा पैटर्न रहने वाला है, मेरा लेवल ये है। तो आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, मेरे प्री में 45 मार्क्स आए थे 100 में से, जो कि बहुत बहुत ज्यादा कम थे। बट धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट, मतलब 1 मंथ में ही मैंने इम्प्रूवमेंट देखी थी कि हाँ हो तो गया, कि काफी अच्छा 45 से मैं काफी आगे पहुंच चुकी थी, 80s तक मैं पहुंच चुकी थी।
सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो ठीक है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। जो वो 2-3 महीने थे कि फॉर्म फिल करने के बाद प्री की डेट तक जो बीच का टाइम पीरियड था, उसमें मैंने क्या किया, अपना टाइम मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया कि 70% मैं तब भी एसएससी को ही दे रही हूँ, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट 30% मैं बैंक में भी दे रही हूँ। मैं बैंकिंग के जो सिलेबस है मैं वो सब चीज़ें भी कवर कर रही हूँ। अब हमारा जो एसएससी की रीजनिंग है वो थोड़ी इजी लेवल की होती है, बट जो बैंकिंग की रीजनिंग है वो थोड़ी डिफरेंट लेवल की होती है, थोड़ी लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप ज़्यादा होती है। तो मेरा फोकस रहता था कि चलो जो चीज़ डिफरेंट है उसके लिए मैं अलग से टाइम दे दूँ, बट जो चीज़ दोनों में कॉमन है तो वो तो साथ में ही हो रही है। अब जो फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक के टॉपिक्स है या कॉन्ट्स का कोई कुछ भी टॉपिक है तो वो तो दोनों में ही है, तो वो इकट्ठे प्रिपरेशन हो जा रही थी। और इंग्लिश जो बैंकिंग की है वो थोड़ी हार्ड लेवल की है मुझे लगता है, बट जो एसएससी की इंग्लिश है मतलब प्री की तो काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू बैंकिंग के एग्जाम्स की इंग्लिश। तो वो हो जा रहा था कवर कि मैं एसएससी का पढ़ रही हूँ तो बैंक का भी कवर हो जा रहा है। और साथ में मैं मॉक टेस्ट दे रही थी बैंकिंग के एग्जाम के, मैं डेली मॉक टेस्ट दे रही थी, दोनों का ही, एसएससी का भी मॉक देती थी और बैंक का भी मॉक देती थी। अगर टीचर्स की बात करें तो मैंने कॉन्ट्स और रीजनिंग के लिए डिफरेंट टीचर को फॉलो किया, जो बैंकिंग के है सभी उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड बैंकिंग एस्पिरेंट थी तो उसके पास था येस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन, तो मैंने उससे वो ले लिया था। और उसमें आशीष सर और अंकुश सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, अंकुश लांबा सर है और कॉन्ट्स के लिए आशीष सर है। तो मैं उनके लेक्चर्स देखती थी, उनसे पढ़ती थी रीजनिंग, वही जो वो पढ़ाते थे वही साथ में प्रैक्टिस भी हो जाती थी कि वो आगे क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो प्रैक्टिस कर लिया, वो हो गया, और फिर मॉक टेस्ट अलग से। बस मैं यही मेरा पूरा रूटीन रहता था कि जब तक मेरा प्री नहीं आ जाता। तो फिर प्री हो गया, दोनों हो गया, मतलब बीच में ओरिएंटल का भी प्री हुआ तो वो भी सिलेबस सेम ही था बैंकिंग वाला, तो वो भी इसी से ही कवर हो गया, तो वो भी हो गया। एंड फिर एसबीआई हो गया और उसके बाद एसएससी का। एसएससी के लिए मुझे करंट अफेयर्स को टाइम देना पड़ता था, अपार्ट फ्रॉम ये जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा मुझे एसएससी के लिए करंट अफेयर्स को टाइम देना पड़ता था, तो वो भी मैं डेली कर रही थी कि डेली मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ साथ में। फिर हुआ तो प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है बैंकिंग, एसएससी में तो हमारे पास फिर भी काफ़ी टाइम होता है प्री और मेंस के बीच में, बट ऐसे जो बैंक के एग्जाम्स है उसमें थोड़ा कम टाइम पीरियड होता है। तो जैसे ही प्री हुआ तो मुझे आइडिया तो लग गया था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने मेंस की प्रिपरेशन वैसे ही स्टार्ट कर ली थी प्री के बाद, मतलब प्री एग्जाम देने के बाद ही। आई वॉज नॉट वेटिंग कि मैं रिजल्ट आने का वेट करूँ और उसके बाद देखूँ कि मेंस का क्या करना है। तो मैंने वैसे ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फिर मैंने अपना फोकस किया करंट अफेयर्स पे, क्योंकि जो बैंकिंग का मेंस है उसमें करंट अफेयर्स आते हैं 6 मंथ्स के, बैंकिंग अवेयरनेस होता है वो पार्ट। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट किया, करंट अफेयर्स 6 मंथ्स के अपने प्रॉपर नोट्स बनाए, हार्डली छोटे से नोट्स बने थे क्योंकि 6 मंथ्स के नोट्स क्या ही होते हैं, तो 30-35 पेजेस के नोट्स थे एंड डेली उसको रिवाइज करती रहती थी मैं। और साथ में मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, तो जो मॉक टेस्ट में मेंस के मॉक टेस्ट में जो लाइक वो होता था जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन, तो जब मैं उसको सॉल्व करती थी और बाद में जब मैं मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता था सबमिट करने के बाद मैं उसको एनालाइज करती थी, तो मैं देखती थी उनके आंसर्स क्या है और वो भी मैं उस नोटबुक में ही लास्ट में से नोट डाउन कर देती थी, पूरा क्वेश्चन लिख के और उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे करके मेरे नोट्स बहुत अच्छे बन गए थे करंट अफेयर्स के। और साइड वाइज फिर एसएससी का जब प्री होगा उसके बाद एसएससी के मेंस की भी प्रिपरेशन मैं वैसे ही करती गई कि एडवांस मैथ्स मैं एसएससी की कर रही हूँ। बेसिकली पूरा टाइम मैनेजमेंट पे था कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो और दोनों को साथ साथ में कैसे लेके चल रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे तो बहुत हेल्प करी। एज पर माई एक्सपीरियंस आई फील कि ईजी है मैनेज करना, इतना भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप एसएससी के साथ साथ आप बैंक की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट लाइक वो बहुत प्रो लेवल के इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ ना। मेरा ऐसा था कि मैं बहुत 15-15 16-16 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं बस एक एवरेज जितना बंदा पढ़ता है जितना मुझसे होता था मैं उतना कर रही थी। तो उतना कंसिस्टेंसी और लाइक डिसिप्लिन के साथ पढ़ते में अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है तो आई नो डेफिनेटली कि आपका भी हो सकता है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने कैसे मैनेज किया दोनों बैंकिंग और एसएससी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको हेल्पफुल रहेगी वीडियो और आपको भी मतलब अगर आप इस चीज़ के बीच में फंसे हो कि क्या कैसे करनी है चीज़ें, तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलेगी इससे। कोई और भी डाउट होगा या कोई और भी क्वेश्चन होगा तो डू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।